नमस्कार नवीन दोस्तों। कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं। दोनों ही सच्ची और दिलचस्प हैं, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और आज की पहली कहानी महाराष्ट्र के बीड जिले की है। ये बात 2025 की है। 9 सितंबर 2025 की सुबह 9 बजे गांव के कुछ किसान अपने खेतों के लिए निकल रहे थे। तभी उन्हें गांव में रहने वाली नर्तिका पूजा गायकवाड़ के घर के सामने एक काले रंग की कार दिखाई दी। कार की लाइट जली हुई देखकर उन्हें शक हुआ। सुबह का समय था, इसलिए वे थोड़ी देर कार के पास रुके। कार में कोई नहीं दिखा तो वे आगे बढ़ने लगे। फिर उन्होंने ध्यान से देखा और कि कार में एक युवक झुककर पड़ा है और हिल नहीं रहा। करीब से देखने पर उसके माथे पर चोट और गोली का निशान साफ दिखाई दिया। कुछ लोगों ने गांव में यह खबर फैलाई और किसी ने पुलिस पाटिल को बताया। पुलिस पाटिल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कार को ध्यान से देखा और इस घटना की जानकारी वैराग पुलिस थाना को दी। पुलिस निरीक्षक कुंदन गावड़े अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कार की जांच की और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से वह नहीं खुला। पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि युवक कौन था और वह किसके पास आया था। तभी एक युवक आगे आया और कहा कि उसका नाम प्रशांत गायकवाड़ है और यह युवक उसकी बहन पूजा गायकवाड़ के पास आया था। वह बीड जिले के गेवराई तालुका के लुखामसला गांव का रहने वाला था। उसने बताया कि उस युवक का नाम गोविंद जगन्नाथ बर्गे था, लेकिन उसने मौत का कारण नहीं बताया। बीड जिले के एक युवक ने सोलापुर में आकर खुद को गोली मार ली। पुलिस ने उसके गांव वालों से बात की और गोविंद बर्गे के परिवार को घटना की जानकारी दी। साथ ही पुलिस ने परिवार से कहा कि कार की दूसरी चाबी भी साथ लाएं। लुखामसला गांव में यह खबर जल्दी फैल गई। माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे की खुदकुशी की चर्चा होने लगी। गोविंद का परिवार और गांव के कुछ लोग अपनी गाड़ी से सासुरे गांव पहुंचे। परिवार वालों ने कार की दूसरी चाबी लाई और दरवाजा खोला। पास जाकर देखा तो पुलिस को पता चला कि गोविंद ने खुद पिस्तौल से गोली मारकर अपनी जान दे दी थी। इस घटना को समझते हुए घटना स्थल और मृतक का पंचनामा किया गया। मृतक का शव शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वैराग पुलिस थाना में गोविंद जगन्नाथ बर्गे ने अपने सिर में गोली मारकर जान दे दी। इसे अकस्मात मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया। बीड जिले के लुखामसला गांव से 140 किलोमीटर दूर गोविंद बर्गे बार्शी तालुका के सासुरे गांव क्यों आया और वहां जाकर उसने अपनी जान क्यों दी, यह पता लगाने का काम पुलिस ने शुरू किया। इसके लिए उन्होंने गोविंद के परिजनों से पूछताछ की और धीरे धीरे सभी बातें सामने आईं। आखिरकार वैराग पुलिस थाना में 21 साल की पूजा देवीदास गायकवाड़, जो सासुरे सोलापुर की रहने वाली है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गोविंद के परिवार वालों को शक था कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हो सकती है, क्योंकि गोविंद के पास पिस्तौल नहीं थी। कार में शराब की बोतलें भी मिली। इसलिए पुलिस ने कहा कि इस घटना की पूरी तरह जांच करनी होगी। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा था कि गोविंद ने पूजा के कारण अपनी जान दे दी। इसलिए पुलिस ने पूजा गायकवाड़ को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसे 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस पूछताछ में पूजा ने बताया कि कुछ दिनों से वह गोविंद के साथ नाराज थी, क्योंकि उसे शक था कि गोविंद किसी दूसरी महिला के साथ संबंध में था। पिछले 1.5 साल से उनका प्रेम संबंध था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके बीच तनाव का माहौल था। इसलिए उसने गोविंद के साथ नाराजगी दिखाई। गोविंद बर्गे ने पिस्तौल कहां से ली और उसने पूजा को कुल कितने लाख रुपए दिए, इसका पुलिस अब जांच कर रही है। 13 सितंबर को पूजा की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उसे फिर से न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे अगले 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। पुलिस पूछताछ में एक कहानी सामने आई। बीड जिले के गेवराई तालुका में लुखामसला नाम का एक गांव है। वहां 34 साल के गोविंद जगन्नाथ बर्गे अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पास एक खेत था और वे प्लॉट बेचने का काम करते थे। उनके 2 बच्चे थे, 14 साल की बेटी और 11 साल का बेटा। गोविंद अपनी पत्नी छाया के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। प्लॉट बेचने के काम से गोविंद के पास काफी पैसा आने लगा। हाथ में पैसा होने से वह अमीर हो गया और उसके मन में आराम और सुख पाने की इच्छा जागने लगी। जेब में पैसे की आवाज ने उसके कदम एक नई दिशा में मोड़ दिए। अब उसे कला केंद्र जाकर नर्तिकाओं का नृत्य देखने में मजा आने लगा। नोट उड़ाने वालों के लिए वहां के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे।
जेब में नोटों का बंडल लेकर गोविंद कला केंद्र जाने लगा। वह अक्सर अपने जिगरी दोस्त चंद्रकांत शिंदे के साथ धाराशिव स्थित तुलजा भवानी कला केंद्र जाता था। जनवरी 2024 में वह वहां गया। वहां उसने एक नर्तिका का नृत्य और उसकी सुंदरता देखी और गोविंद उससे बहुत प्रभावित हो गया। उसने उसे पास बुलाकर नाम पूछा तो उसने अपना नाम पूजा गायकवाड़ बताया। इसके बाद गोविंद हमेशा पूजा का नृत्य देखने कला केंद्र आने लगा और उस पर पैसा खर्च करने लगा। इस तरह उनकी जान पहचान बढ़ने लगी। दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और संपर्क करने लगे। ऐसा लगने लगा कि वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए हैं। इससे उनके मिलने और समय बिताने के मौके और बढ़ गए। गोविंद अब पूजा को खुश करने के लिए शॉपिंग करने लगा और जो भी चीज वह चाहती वह उसे दिला देता। पूजा के करीब आने के लिए गोविंद ने पैसे की परवाह नहीं की। वह सच में उसके लिए दीवाना बन चुका था। गोविंद विवाहित था, लेकिन किसी औरत की सुंदरता देखकर उसके लिए अपनी दौलत खर्च करना गलत नहीं लग रहा था। अमीर और गांव की राजनीति में लगे गोविंद से ऐसे काम करना उसके जान पहचान वालों को अजीब नहीं लगा। अमीर लोगों की ये आदत होती है। उसके घर वाले भी शायद जानते थे कि ऐसे काम होते रहते हैं। पूजा के प्यार में पड़कर गोविंद पूरी तरह उसके पीछे हो गया। पूजा पैसों पर नाचने वाली नर्तिका थी। गोविंद ने उसे 1.5 लाख का मोबाइल दिया। उसके भाई के लिए बुलेट बाइक दिलाई। पूजा की मां के पुराने घर को मजबूत घर बनवाया। उसे प्लॉट भी खरीद कर दिया। पूजा पर खर्च करने में गोविंद पीछे नहीं हटता था, लेकिन अपने परिवार के लिए भी खर्च करता था। गोविंद ने गेवराई में एक शानदार बंगला बनवाया था। कुछ दिन पहले उसने पूजा को यह बंगला दिखाया। पूजा को बंगला बहुत पसंद आया और उसने वहां 2 दिन रुककर समय बिताया। उसने कहा कि उसे बंगला बहुत अच्छा लगा। पूजा को उम्मीद थी कि यह बंगला उसे भी मिलेगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल से गोविंद उसके हर मनमाने काम को पूरा करता रहा था। अगर कोई चीज तुरंत नहीं मिलती थी तो पूजा नाराज हो जाती थी। चीज मिल जाने पर ही वह उससे बात करती और मिलती थी। अब बंगला पूजा को पसंद आया था, लेकिन गोविंद ने यह बंगला अपने परिवार के लिए बनवाया था, इसलिए यह आसानी से उसे नहीं मिलने वाला था। 15 सितंबर को पूजा का जन्मदिन था। उस दिन गोविंद से गिफ्ट मिलने की पूजा को उम्मीद थी, लेकिन उसने इस मौके पर सीधे बंगला ही गिफ्ट में मांग लिया। गोविंद ने कुछ नहीं कहा। इससे पूजा ने समझ लिया कि गोविंद बंगला आसानी से उसे नहीं देगा। फिर उसने डरावना तरीका अपनाया। उसने कहा, अगर तू यह बंगला मेरे नाम पर नहीं करता तो मैं पुलिस में शिकायत करूंगी कि तूने मेरे साथ बलात्कार किया। पूजा की इस धमकी से गोविंद डर गया। उसे समझ में आया कि उसका शौक, नाच गाना और पैसे खर्च करने की आदत अब उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। गोविंद बहुत परेशानी में था। गोविंद पूजा में बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। उसने उसकी कोई भी इच्छा बिना पूरी किए नहीं छोड़ी। उसे सोना, पैसा सब कुछ दे दिया था। उसे लगता था कि इतना देने के बाद पूजा खुश होगी और उतना ही प्यार उसे भी देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गोविंद बाहर ख्याली जरूर था, लेकिन अपने परिवार के लिए भी प्यार और जिम्मेदारी निभाने वाला था। उसने अपने परिवार के लिए ही आलीशान बंगला बनवाया था। अब बंगला पूजा मांग रही थी। इससे गोविंद की मुश्किल बढ़ गई। उसे समझ में आया कि हालात उसके हाथ से बाहर हो रही है। इस समय गोविंद को यह तय करना था कि अब रुकना होगा, लेकिन पूजा में इतना उलझा होने की वजह से वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कुल मिलाकर यह बताता है कि एक संवेदनशील और अपने परिवार से प्यार करने वाला इंसान भी अगर किसी प्यार के धोखे में फंस जाए तो कितनी मुश्किल और दुख भरी स्थिति में आ सकता है। गोविंद ने अपनी इस परेशानी की बात अपने जिगरी दोस्त चंद्रकांत शिंदे से कही। उसने कहा, मैंने अपनी पत्नी छाया से ज्यादा पूजा के लिए किया। उसे सब कुछ दे दिया, लेकिन अब वह बंगला चाहिए कहकर मुझसे बात करना ही बंद कर दी है। इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। पूजा बंगला पाने के लिए अड़ गई थी, लेकिन गोविंद उसके बिना नहीं रह सकता था। जब उसने देखा कि पूजा उससे बात नहीं कर रही तो वह परेशान हो गया। पूजा से मिलने के लिए गोविंद 8 सितंबर 2025 को सुबह 7 बजे लुखामसला से तुलजा भवानी कला केंद्र गया। उसने वहां के मैनेजर को बताया कि वह पूजा से मिलना चाहता है। इसके बाद गोविंद ने पूजा की एक दोस्त के जरिए बात करने और मिलने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। आखिरकार नाइलाज में गोविंद पूजा के घर सासुरे गांव गया। वहां जाकर उसने पूजा की मां से कहा कि अगर पूजा उससे बात नहीं करेगी तो वह अपनी जान दे देगा। लेकिन पूजा, जो सिर्फ पैसे के लिए प्यार का नाटक कर रही थी, इससे प्रभावित नहीं हुई। निराश होकर गोविंद रात में अपनी कार में बैठा
और अपने सिर में पिस्तौल से गोली मारकर जान दे दी। इस पूरे मामले से हमें यह सीख मिलती है कि पैसे और दिखावे के पीछे अंधाधुंध प्यार में पड़ना या धोखे के जाल में फंसना बहुत खतरनाक हो सकता है। संवेदनशील और परिवार प्रेमी इंसान भी ऐसे मामलों में मानसिक दबाव में आ सकते हैं। इसलिए अपने निर्णय सोच समझकर और विवेक के साथ लेने चाहिए। जान देना किसी भी समस्या का हल नहीं है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। हमेशा मदद लेने का तरीका होता है। परेशानियों को किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार या किसी एक्सपर्ट से शेयर करना चाहिए। जीवन की मुश्किलों का सामना हिम्मत और सोच समझकर करना ही सही रास्ता है। और आज की दूसरी कहानी केरल के पलक्कड़ जिले की है। ये बात 2021 की है। 8 जून 2021 की बात है। केरल के पलक्कड़ जिले के छोटे से गांव अयालूर में रहने वाला बशीर सुबह अपने काम से पास के कस्बे विथानासेरी जाने के लिए घर से निकला। बशीर पेशे से ड्राइवर था और अक्सर विथानासेरी जाया करता था। अय्यालूर से विथानासेरी की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर थी, यानी करीब 15 मिनट का रास्ता। बशीर एक मिनी ट्रक चलाता था। यह ट्रक उसका अपना नहीं था, बल्कि मालिक का था। बशीर का काम होता था मालिक के कहने पर ट्रक में सामान लोड करवाकर कहे गए एड्रेस पर पहुंचाना था। विथानासेरी पहुंचकर बशीर ने अपने जानकार की दुकान पर मिनी ट्रक में लोड किया हुआ सामान उतरवाया और अय्यालूर वापस जाने के लिए उसने ट्रक घुमाया ही था कि उसे सड़क के दूसरी ओर बाइक पर सवार एक आदमी दिखाई दिया। बाइक की पिछली सीट पर काले रंग का मध्यम साइज का बैग टंगा हुआ था, जो उस आदमी के कंधों से लटक रहा था। उसने हेलमेट नहीं पहना था और धीरे धीरे बाइक चला रहा था। जब बशीर की नजर उस पर पड़ी तो वह कुछ पल के लिए हैरान रह गया। जैसे ही उसने उस बाइक सवार को देखा तो उसे देखता ही रह गया। बशीर को उसके चेहरे में कुछ अपनापन सा महसूस हुआ। उसे देखकर वह अपने मन में खुद से सवाल पूछने लगा, क्या ये वही है? लग तो वही रहा है। अगर यह वो नहीं हुआ तो? मन ही मन खुद को सवालों के घेरे में डालते हुए उसने देखा कि बाइक सवार की आंखें उसकी आंखों से जा मिली। आंखें मिलते ही बाइक सवार ने अचानक से अपनी स्पीड तेज कर ली। उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदल गए थे। यह देखकर बशीर ने अपने मन में फिर से कहा, पक्का वही है। उसकी हरकत देखकर बशीर को यकीन हो गया था कि वह जो सोच रहा था वह वही निकला। इतने में तेजी से बाइक चलाते हुए वह शख्स आगे निकल गया। यह देखकर बशीर ने चीखते हुए उसे आवाज लगाई। बशीर की चीख सुनकर आसपास के लोग चौकन्ने हो गए, लेकिन बशीर ने किसी की परवाह नहीं की और तुरंत अपने मिनी ट्रक को मोड़कर रहमान का पीछा करने लगा। कुछ देर तक पीछा करने के बाद उसने देखा कि रहमान ने अपनी बाइक शहर की तंग गलियों की ओर मोड़ ली। वहां मिनी ट्रक ले जाना मुमकिन नहीं था। फिर भी बशीर पीछे नहीं हटा। उसने गली के मुहाने पर ट्रक खड़ा किया और पैदल ही रहमान के पीछे दौड़ पड़ा। कुछ देर दौड़ने के बाद उसकी सांसें तेज हो गईं। वह धीरे धीरे रुक गया और हांफते हुए एक घर के सामने जाकर बैठ गया। बशीर की आंखों के सामने से रहमान धीरे धीरे गायब होता चला गया। अफसोस, वह अब उसका पीछा नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर वहीं बैठकर उसने सांस संभाली। जब उसे थोड़ी ताकत वापस मिली तो भारी कदमों से अपनी गाड़ी तक लौटा और सीधे अपने गांव वापस चला गया। असल में बशीर जिस शख्स का विथानासेरी में पीछा कर रहा था वह कोई अजनबी नहीं था। वह उसका छोटा भाई रहमान था। रहमान 2 मार्च को अचानक घर से लापता हो गया था। बशीर और उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट नेममारा पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने रहमान को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया था। काफी समय तक परिवार और पुलिस ने मिलकर रहमान को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। परिवार के लिए यह बड़ी हैरानी और सदमे की बात थी, क्योंकि रहमान के घर छोड़कर जाने की कोई खास वजह समझ नहीं आ रही थी। हाँ, घर वालों को उसकी मानसिक स्थिति पर शक था। उन्हें लगता था कि शायद वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है। जब बशीर शहर में हुई सारी घटना घर आकर बताता है तो उसके पिता मोहम्मद करीम और मां आथिका को यह सुनकर खुशी भी हुई और हैरानी भी। खुशी इस बात की थी कि 3 महीने बाद रहमान दिखा, लेकिन हैरानी इस बात की थी कि वह अपने ही भाई को देखकर भाग क्यों गया। यह सवाल परिवार के मन में शक का गहरा बीज बो गया। इस शक को दूर करने के लिए पिता मोहम्मद करीम ने बशीर से कहा कि वह फिर से नेममारा थाने जाए और पुलिस से रहमान को ढूंढने में मदद ले। बशीर ने पिता की बात मानी। वह थाने पहुंचा और थाना प्रभारी को पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उसने उनसे गुजारिश की कि रहमान की गुमशुदगी की बंद पड़ी फाइल को दोबारा खोला जाए। थाना प्रभारी उसकी बात मान गए।
थाना प्रभारी ने देर न करते हुए कई पुलिस टीमों को बनाया और उसी इलाके में खोज शुरू करवाई जहां रहमान को आखिरी बार देखा गया था। लगातार 2 दिन तक तलाश चलती रही। आखिरकार पुलिस ने रहमान को ढूंढ निकाला। वह उसी गली के एक मकान से मिला जहां बशीर ने उसे पहले देखा था। रहमान वहां एक लड़की के साथ किराए के मकान में रह रहा था। रहमान मिलने के बाद पुलिस ने उसे स्थानीय कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में रहमान ने न्यायाधीश, पुलिस और अपने परिवार के सामने स्वीकार किया कि वह मार्च में जानबूझकर घर से निकला था और किसी को कुछ बताए बिना चला गया था। रहमान ने कोर्ट में बताया कि वह एक लड़की से प्यार करता है और उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है, लेकिन वह लड़की दूसरे धर्म की थी। इस वजह से उसे डर था कि उसका परिवार इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेगा। इसी डर के कारण उसने घर छोड़ दिया। यह सुनकर अदालत ने पुलिस को आदेश दिया कि रहमान की प्रेमिका को भी कोर्ट में पेश किया जाए। अगले दिन जब रहमान की प्रेमिका साजिदा कोर्ट में आई तो रहमान का परिवार उसे देखकर दंग रह गया। साजिदा को देखते ही परिवार के लोगों को ऐसा लगा मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। रहमान की प्रेमिका साजिदा वही लड़की निकली जो 11 साल पहले अचानक अपने घर से गायब हो गई थी। उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला था। असल में साजिदा भी रहमान के ही गांव की रहने वाली थी। उसका घर रहमान के घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था। 11 साल बाद अचानक इस तरह उसका सामने आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह खबर पूरे इलाके में बहुत जल्दी फैल गई। जब साजिदा के माता पिता शांता और वेलायुधन को पता चला कि उनकी बेटी मिल गई है तो वे भी उतने ही हैरान और परेशान रह गए। उसी तरह से हैरान परेशान थे जिस तरह हर कोई था। साजिदा के माता पिता पहले ही अपनी बेटी को मरा हुआ समझ चुके थे। वे यह सोचकर कि उनकी बेटी कभी लौटकर नहीं आएगी हर उम्मीद खो चुके थे। लोगों के मन में अब खुश होने की बजाय सवाल उठ रहे थे। वे सोच रहे थे कि 11 साल पहले लापता हुई साजिदा इतने सालों तक कहाँ थी। परिवार और पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए जितने भी तरीके अपनाए सब नाकाम रहे। आखिर साजिदा इतने समय तक किसके साथ छिपी रही? जब साजिदा को कोर्ट में पेश किया गया तो उसने और रहमान ने न्यायाधीश के सामने अपनी प्रेम कहानी बताई। यह कहानी सुनकर सब लोग हैरान रह गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। साजिदा ने 11 साल पहले रहमान के साथ रहने के लिए अपना घर छोड़ा था, लेकिन वह कभी अपने गांव से बाहर नहीं गई। घर छोड़ने के बाद साजिदा लगातार 11 साल तक रहमान के साथ उसी के घर में, उसके कमरे में ही रही। यह सब इतनी चुपचाप हुआ कि किसी को इसका पता तक नहीं चला। रहमान और साजिदा की यह अनोखी प्रेम कहानी तब शुरू हुई थी जब वे दोनों किशोरावस्था में थे। वे दोनों एक ही गांव में रहते थे और उनके घर एक दूसरे से 500 मीटर से भी कम दूरी पर थे। दोनों के परिवारों की आर्थिक स्थिति भी लगभग एक जैसी थी। साजिदा और रहमान दोनों ने गांव के सरकारी स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद रहमान ने परिवार की स्थिति को देखते हुए गांव में एक इलेक्ट्रीशियन से बिजली का काम सीखना शुरू किया। साजिदा ने अपने घर में ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। रहमान उम्र में साजिदा से केवल 5 साल बड़ा था। वैसे तो दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उनका करीब का संपर्क तब शुरू हुआ जब एक दिन रहमान उनके घर बिजली ठीक करने आया। यह भी सच है कि उनके परिवार एक दूसरे को जानते थे। छोटे गांवों में आस पड़ोस में रहने का यही फायदा होता है कि हर कोई एक दूसरे को जानता और समझता है। उस समय गांव में भारी बारिश होती रहती थी, इसलिए कच्चे घरों में अक्सर बिजली की समस्या हो जाया करती थी। साजिदा का घर भी कच्चा था, वैसे ही रहमान का भी। असल में रहमान और साजिदा लंबे समय से एक दूसरे को नजरों से देखा करते थे, लेकिन दोनों में बातचीत करने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन जब रहमान बिजली ठीक करके घर लौट रहा था, उसने साजिदा के पिता को अपना फोन नंबर दिया और कहा कि अगर कोई दिक्कत हो तो उसे बुला लेना। पहले तो साजिदा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने हिम्मत करके रहमान को फोन कर लिया। पहली बार की बातचीत तो बस हाय हेलो तक ही रही, लेकिन उसके बाद जब भी मौका मिलता साजिदा रहमान से फोन पर बातें किया करती। धीरे धीरे समय के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती गई। साजिदा काम का बहाना बनाकर घर से निकलती और दोनों अक्सर गांव से दूर कहीं मिलते। कभी शहर में घूमने जाते तो कभी दूर के खेतों में समय बिताते। उनकी यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। रहमान और साजिदा दोनों के लिए यह पहला प्यार था, इसलिए उनका लगाव और भी गहरा हो गया। साथ ही दोनों ने यह तय किया कि वे अपना रिश्ता किसी के सामने जाहिर नहीं करेंगे, खासकर गांव वालों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं।
रहमान और साजिदा दोनों जानते थे कि वे अलग अलग धर्म से थे। रहमान मुसलमान और साजिदा हिंदू। वे समझते थे कि उनके इस प्यार और रिश्ते को उनके परिवार और समाज कभी मंजूरी नहीं देगा। इसलिए उन्होंने अपना प्यार छिपाकर रखने के लिए हर संभव उपाय किए। फोन पर बात करने के बाद वे कॉल डिटेल्स भी हटा देते थे। उनके बीच यह तय था कि उनका रिश्ता दुनिया की नजरों से दूर रहना चाहिए, ताकि किसी की भी बुरी नजर न लगे। समय के साथ उनकी नजदीकियां और बढ़ती गईं। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे और अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताना चाहते थे। इसी दौरान साजिदा ने एक शाम कोई खास योजना बनाई और उसने रहमान को भी इसके लिए तैयार कर लिया। साजिदा ने रहमान से कहा कि वह अपनी बाकी की जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती है। अगर वे साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें अपने गांव और परिवार से दूर जाना होगा। उन्हें यह समझ था कि यदि वे अपने परिवार को बताएंगे तो लोग उन्हें अलग कर देंगे। साजिदा ने बहुत सोच समझकर यह निर्णय लिया और रहमान को बताया। रहमान ने भी पहले से ही इस विषय पर विचार कर रखा था। उसने साजिदा की बात से पूरी तरह सहमति जताई और माना कि उनके परिवार कभी इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देंगे। इसलिए दोनों ने तय किया कि उन्हें अपने गांव और परिवार से दूर चला जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मिलकर एक दिन तय किया कि कब वे अपने घर छोड़कर निकलेंगे। ठीक 11 साल पहले 2 फरवरी 2010 की रात लगभग 9:30 बज रहे थे। ठंड के दिन थे और गांव में ज्यादातर लोग सो चुके थे। साजिदा और रहमान के घर वाले भी गहरी नींद में थे, सिवाय उन्हीं दोनों के। साजिदा ने पहले से ही अपने कपड़े और जरूरी सामान एक छोटे बैग में रख लिए थे। बिना किसी को जगाए उसने धीरे धीरे घर से बाहर निकली और चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे रास्ते साफ और सुनसान लगे तो वह पगडंडियों के रास्ते से तय जगह पर रहमान से मिलने चली गई। वहां रहमान पहले से ही मौजूद था। वह वहां पहुंच तो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर काफी उदासी छाई हुई थी। साजिदा ने उससे उसकी उदासी की वजह पूछी तो उसने बताया कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वह उसके साथ कहीं शहर में जाकर किराए के कमरे पर गुजर बसर कर सके। यह सुनकर साजिदा को धक्का तो लगा, लेकिन उसने रहमान के साथ रहने के लिए पहले से ही खुद को तैयार कर लिया था। अब वह पीछे मुड़कर वापस अपने घर पर नहीं जाना चाहती थी। ऐसे में उसी रात रहमान साजिदा को अपने घर ले आया और अपने कमरे में साजिदा को छिपा लिया। वह रात किसी तरह बीत गई, लेकिन अगली सुबह साजिदा के परिवार वालों ने देखा कि वह अपने कमरे में नहीं थी। वे बहुत परेशान हो गए। सुबह तक साजिदा के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। उसके पिता वेलायुधन और मां शांता इधर उधर उसे ढूंढने लगे। कुछ समय बीतने के बाद साजिदा के परिवार ने नेममारा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। साजिदा को ढूंढने के लिए पुलिस ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन साजिदा का कहीं नामो निशान नहीं मिला। इस बीच रहमान ने भी साजिदा को छिपाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। इलेक्ट्रीशियन होने के नाते उसने अपने कमरे के दरवाजे पर ऐसा सर्किट लगाया था जिससे जो भी व्यक्ति कमरे में घुसता उसे हल्के बिजली के झटके लगते थे। रहमान अब ज्यादा खाना खाने लगा था, क्योंकि वह साजिदा के लिए खाना लाता था। पहले वह अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाता था, लेकिन अब वह थाली लेकर सीधे अपने कमरे में जाता, खाना खाता और थाली धोकर लौट आता। रहमान ने जानबूझकर अपने बर्ताव में बदलाव किया था। वह अपने परिवार को दिखाना चाहता था कि वह थोड़ा अलग और कमजोर है, ताकि वे उस पर ज्यादा ध्यान न दें और साजिदा को ढूंढ न पाएं। रहमान अब ज्यादा समय अपने कमरे में बिताने लगा। उसने अपने कमरे में एक पुराना टीवी भी लगवा लिया था। जब रहमान घर पर नहीं होता तो साजिदा टीवी देखती या फोन पर गेम खेलकर समय बिताती। इस तरह 1 साल 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 11 साल बीत गए। इस दौरान रहमान अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने परिवार को देता और बाकी पैसे वह साजिदा और अपने लिए जमा करता रहा। साजिदा को भी अब उस 4 दीवारी में रहने की आदत हो गई थी। वह शौच के लिए सिर्फ रात में निकलती, जब रहमान के घर वाले सो जाते। 11 सालों के दौरान साजिदा कभी बीमार नहीं पड़ी, उसे एक छींक तक नहीं आई। इसी तरह 11 साल बीत गए। मार्च 2021 में रहमान और साजिदा ने महसूस किया कि अब उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं कि वे शहर में जाकर कुछ समय तक किराए के कमरे में रह सकते हैं, बिना काम किए। इसी सोच के साथ 8 मार्च 2021 की रात को रहमान साजिदा को लेकर पास के शहर विथानासेरी चला गया। इसके बाद रहमान अचानक अपने घर से गायब हो गया और 3 महीने बाद बशीर को वह उसी जगह दिखाई दिया, ताकि वे उस पर ज्यादा ध्यान न दें और साजिदा को ढूंढ न पाएं।
जहां से वह बाइक चलाते हुए अपने कमरे की ओर लौट रहा था। यह पूरी कहानी सुनने के बाद माननीय न्यायाधीश ने रहमान और साजिदा को साथ रहने की अनुमति दे दी। अब दोनों के घर वालों ने भी उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी है। रहमान अब अपनी पत्नी साजिदा के साथ खुशी खुशी अपने घर में रह रहा है। रहमान और साजिदा ने अपने प्यार के लिए 11 साल तक सब कुछ सहन किया और अंत में साथ हो पाए। दोनों ने अपने प्यार को सुरक्षित रखने के लिए सोच समझकर कदम उठाए। उन्होंने अपने रिश्ते में हमेशा ईमानदारी और भरोसा बनाए रखा। आखिरकार उनके घर वालों ने उनका प्यार स्वीकार कर लिया। सच्चा प्यार, धैर्य और समझदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।